नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्कुराते नज़रात, इन दिनों मेरी वीडियो में आपको ख़ास सा वक्फ़ा नज़र आता होगा और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जेल से आने के बाद मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां सर उठाने लगती हैं और ज़ाहिर बात है आप एक 70 साल की उम्र में एक इम्यूनिटी से सिस्टम जो है आपका कमज़ोर भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जेल में तो विल पावर के तहत 3 महीने अल्लाह ताला ने गुजरवा दिए और अल्लाह ताला का करम था कि इस दौरान मुझे बिल्कुल किसी किस्म की कोई मर्ज़ लाहक नहीं हुई जिसकी वजह से मैं उन लोगों का मोहताज हो जाता। लेकिन अब क्योंकि बाहर आ गए हैं तो उसके बाद वही बात कि वो फिर जो दबी हुई चीज़ें होती हैं वो सर उठाने लगती हैं। और गला मेरा हमेशा से सेंसिटिव सा रहा है और उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त जो है वो कोई ना कोई चीज़ जो है वो एलर्जी ले लेता है और फिर ख़राब हो जाता है। तो एक तो इस वजह से भी माजरत कि मैं नहीं आ सका। कोई थोड़ा बहुत जो 1-2 प्रोग्राम जो है वो ज़ब्त करके ठीक कर लेता हूँ। जब चीज़ बढ़ जाती है तो फिर मैं नहीं करता हूँ। आज आपके पास इसलिए हाज़िर हुआ हूँ इस बीमारी के आलम में भी कि खुशी का आलम इतना ज़्यादा है कि जिससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें जो हैं अगर ख़राबी की तरफ नहीं जा रही तो वक्फ़ा ज़रूर आ रहा है, और वो है इसराइल और हमास का आपस के अंदर माहदा। इस माहदे में ज़ाहिर बात है ये डोनाल्ड ट्रंप की ही मरहून मिन्नत है और डोनाल्ड ट्रंप का कि वो पॉलिसी कि देयर विल बी नो वॉर जोन, जिससे हम पैसे कमाएं, हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स रिच हो और लोगों की जानें जाती रहें। और ये माहदा जो है ये बहुत पहले हो सकता था अगर इस तरह की सूरत हाल जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो पहले हो जाता। ये इस वक्त ये मेरे सामने वो तमाम अखबारात हैं जो कि इस सारे इवेंट को बता रहे हैं। मसलन सबसे अहम तरीन ये है कि डेट विटकॉफ डिलीवर्ड ए स्टर्न मैसेज फ्रॉम इनकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट हु अनइक्वोकली डिमांडेड द डील्स कंक्लूजन। उसने डिमांड किया कि डील फौरी तौर पर तुम डील कर लो। और इस वक्त इसराइल के अखबारात ये कह रहे हैं कि मई 2024 में इसको मौका मिला था नेतन्याहू को, उस वक्त डील क्यों नहीं करता। असल मसला वही है कि ट्रंप ने नो वॉर पॉलिसी की जो सूरत हाल जो आइडिया दिया है वो उसने हमास में आके और हमास और इनको माहदे पे मजबूर भी किया है, क्योंकि इसराइल जो था वो बहुत सारी चीज़ें हमास की नहीं मान रहा था, जिसमें हैरान होता हूँ कि वो तमाम तकरीबन चीज़ें जो हैं इस तरह की जो इसराइल के हमास का डिमांड था वो इसराइल ने किसी न किसी हद तक कबूल कर लिया और ये मिनिमम था हमास के लिए। वास्तव से ज़्यादा उनका वही है, आज़ादी है उनका मैक्सिमम। इस मुआहदे के तहत तकरीबन 33 कैदी जो हैं वो इसराइल के पास हैं और वो इसराइल के कैदी जो हैं वो हमास के पास हैं और एक कैदी जो है उसके बदले में 50 जो है वो कैदी जो हैं उनके फ़लस्तीनियों के वो छोड़ेगा। और उसके उनके अंदर 30 वो भी हैं कि जिन्हें संगीन धमाके और इस तरह के दहशत गर्दी जिसे आप कह सकते हैं उसके तहत वो है जिन्हें उम्र कैद की सज़ा हो चुकी हुई है। और ये 30 वो थे जिनको इसराइल नहीं छोड़ना चाह रहा था। लेकिन देखें जहाँ अमन होता है वहाँ कोई इनाक की सूरत हाल नहीं होती। हमेशा कैद का कैदी हो या कोई हो उसको छोड़ दिया जाता है। जहाँ अनाग वाला मसला ही कोई नहीं, यहाँ तो कान मरोड़ने वाला मसला है कि जो कि ट्रंप ने वहाँ पर उनको बताया है और वो उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर जिसे कहते हैं एग्री अपॉन किया है। आप सोचें कि ये जो है ना, गिवन द शेप ऑफ द डील वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग क्वेश्चन ऑन नेतन्याहू इज व्हाई ही डिड नॉट एक्सेप्ट सिमिलर एग्रीमेंट ऑन ऑफर एज फार बैक एस मई 2024। हमास ने इसी चीज़ के ऊपर आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले पहुंच गए थे। हम इनको जो है इनको कैदियों को इस तरह छोड़ेंगे 1 से 50 के दरमियान जो डील है। अब उसके साथ साथ जो गज़ा के रिलीफ के चीज़ें हैं वो भी वहाँ आना शुरू हो जाएंगी। आगे भी उसको उसके अंदर इनखला है जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन का, वहाँ से भी करना है और हम गज़ा को जो है एक ऐसा जोन बनाना है जिसके अंदर अमन से और सुकून से रह सकें। ये अमन और सुकून तो नहीं होगा, ये बात तो तय है। और ये बात इसलिए तय है कि आखिरी दिनों में जो मलमतुल कुबरा जो है उसके अंदर ये लड़ाई होनी है और इसराइल का बुनियादी वजूद ही ये है कि उसने अपने आप को एक्सपेंशनिज्म के तौर पर लेके जाना है और अपनी एक आलमी रियासत को कायम करना है। तो अगर वो हमास से ही डर के पीछे हट गया तो फिर वो आलमी रियासत कैसे कायम करेगा। और मुसलमानों की भी लड़ाई होनी है और ये जाके देखते जाएंगे। लेकिन
ट्रंप के आने के बाद, क्योंकि ट्रंप एक ऐसा कार्ड आया है कि जिसने शायद एक वक्फा पैदा किया है, और शायद ये वक्फा ज़्यादा उस तक चले या ना चले, लेकिन किसी भी तौर पर इस वक्त दोनों जो हैं वो एक रीग्रुप हो जाएंगे। अमेरिका में इस वक्त बातें हो रही हैं कि हमास को इस वक्त मौका देना जो है ट्रंप का, वो यही है कि हमास एक दफ़ा फिर इकट्ठी अपने आप को मुजतमع करे, अपनी ताकत को इकट्ठा करे, और दोबारा जो है कुछ 2-3 साल के बाद, 1 साल के बाद या 1.5 साल के बाद दोबारा लड़ने के लिए मैदान में उतर आए। तो वो बात यही वजह है कि ट्रंप जो है उसको सिर्फ 22% यहूदियों ने वोट दिया है, और जो पक्के ज़ायनिस्ट थे वो उसको नहीं वोट दे सके। मैं यहाँ पर ट्रंप के हवाले से मैं यहाँ पर आपको पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की इस तरह की सूरत हाल तक ले जाना चाहता हूँ। पाकिस्तान जो है वो, उसमें पाकिस्तान का एक अंदर एक बहुत बड़ा तबका है कि जो अपनी किस्मत, अपनी ज़िंदगी, अपना माहौल, सारा कुछ है वो अमेरिका से वाबस्ता किए हुए हैं। ये वो लोग हैं कि जो आपको पाकिस्तान के हर शहर में, हर इलाके में मिल जाएंगे, और ज़्यादातर इनमें वो हैं कि जो कि जो NGOs क्राउड जिसको कहते हैं, वो जो कहते थे कि नहीं अमेरिका को यहाँ रहना चाहिए। आपको बेशुमार ऐसे सहाफ़ी मिले होंगे कि जो हमेशा से कहते थे कि अमेरिका यहाँ से नहीं जाएगा, अफगानिस्तान से, या उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो अमेरिका यहाँ पर रहे। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के वहाँ रहने से एक तो वहाँ के 1-1.5 लाख वो लोग जो उनको अमेरिका ने एम्प्लॉय किया हुआ था, और जो गुज़श्ता 25 साल से अमेरिकन NGOs के साथ थे, अफगानी जो थे, उनका रोज़गार ख़त्म होता था। तो उससे पाकिस्तान में भी बेशुमार लोगों का रोज़गार ख़त्म होता था। बेशुमार NGOs जो एंटी टेरर के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे, ह्यूमन राइट्स के नाम पे बाकी जो ऑपरेट करती हैं, वो सारी की सारी जो थी बाकायदा फंडिंग मिलती थी उनको, ताकि वो पाकिस्तान के अंदर एडवोकेसी करें, अवेयरनेस पैदा करें, किसके हक में, अमेरिकन की फोर्सेस के हक में। इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस वक्त हम कहते थे कि अमेरिका अब जा रहा है, चला जाएगा, तो बड़े से बड़ा तजिया नगार, छोटी चिड़िया से बड़ी चिड़िया से छोटे औकाब से बड़े औकाब तक जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे कहते थे कि नहीं, वो नहीं जाएगा, और गया भी तो अपनी प्रेजेंस वहाँ पर रखेगा। इस अफगानिस्तान का बुनियादी इंटरेस्ट है जिसकी वजह से पाकिस्तान पे मामलात जो हैं वो असरअंदाज होंगे ट्रंप के आने के बाद। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है अगर इंडिया से जंग करे और इंडिया के साथ अपना मोड रखे, तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कुव्वतें 1 रुपया भी नहीं देंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जो है वो कहेंगे आपकी जंग है, आप बैठ के ठीक क्यों नहीं करते, और वो हमेशा से कहती रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान जो है अमन और सुकून से रहें। लेकिन पाकिस्तान का चूँकि बुनियादी रिलेशन से लेके अब तक पाकिस्तान को हिंदुस्तान की तरफ से बेशुमार ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ा, आज भी करते हैं, आज भी बहुत हद तक वो पाकिस्तान को दुनिया के किसी महाज के अंदर भी नहीं छोड़ते जहां उनको मौका मिलता है। तो पाकिस्तान को एक तो ये था कि वो महाज बंद करना पड़ता है, और उस महाज के लिए पाकिस्तान चाहता है कि किसी न किसी तौर पर हम उस पर अपनी एक मिनिमम फोर्स ने वो रखें। लेकिन पाकिस्तान का जो कमाई वाला महाज है वो है अफगानिस्तान, और ये कमाई हमारी शुरू हुई है 1980 के एंड पे, 81 में। 1979 दिसंबर में रूस वहाँ पर आ गया था, और फिर उसके बाद तकरीबन 6-7 महीने के बाद अमेरिका आया, और अमेरिका ने इमदाद देनी शुरू कर दी। फिर वो इमदाद जो है बीच में रुक गई, और ये रुकी थी जब 1988 में रूस चला गया था, और हम अकेले रह गए थे यहाँ पर, और हम अकेले जंग लड़ते रहे और सहते रहे। लेकिन उसके बावजूद अमन आ गया था बहुत हद तक। लेकिन फिर 9/11 के बाद हमारी फिर ज़रूरत पड़ी। अब इस वक्त बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में हमारी ज़रूरत थी, क्योंकि बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन का एक बेसिक चीज़ ये थी कि ट्रंप जो माहदा हमारे गले में डाल गया हुआ है अफ़गानिस्तान वाला, ये माहदा जो है ये इसको कहीं किसी भी तौर पर भी इसको कामयाब नहीं होने देना, और हम अफ़गानिस्तान का पीस जो है वो वापस नहीं आएगा। अब इस वक्त देखें कि अब पाकिस्तान के लिए तो वही इसी बॉर्डर पे अगर हम कहीं अपने आप लड़ते हैं या हम सप्लाई करते हैं, फॉर आप खुद देखते हैं ना, अगर अफगानिस्तान में पीस नहीं होता तो बहुत कितने लोगों का रिस्क वहाँ शुरू होता है। वो लोग जो कि फोर्सेस के लिए सामान मुहैया करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज एड आती हैं, यहाँ से ट्रक वालों का होता है, फिर लिखने वालों का होता है, हमें भी कोलिजन सपोर्ट के फंड में बहुत कुछ मिलता है। तो ट्रंप एक तो ये है कि आते ही अफगान और पाकिस्तान वॉर जो है उसके ऊपर खत तनसीख फेर देगा, जिस तरह उसने वो कहते हैं ना विटकॉफ को, ये बेसिकली बहुत बड़ा प्रॉपर्टी टाइकून है, इसको उन्होंने कहा फ़ोन करो जाकर उनको कहो कि ये बंद करें जंग, बस मैं इसको डील चाहता हूँ। और ये अभी 2-3 दिन ट्रंप के आने में रहते हैं। उसके बाद यहाँ तो उस तरह की जंग छिड़ी कोई नहीं, लेकिन अगर
چھڑنے کی کوشش بھی ہوئی تو شاید اس کو امریکن اپروول یا آشیرواد حاصل نہ ہو. کیا ہوگا؟ کتنی دیر تک ہم ایسے رہ سکیں گے؟ کتنی دیر تک ہم اس طرح جو ہے وہ اپنا اس پیس کی صورتحال میں رہیں گے؟ مجھے لگتا یہی ہے کہ اگلے تقریباً سال سوا سال کے اندر ہی یہ دوبارہ چیزیں ارپٹ ہو جائیں گی اور اس طرح کا محاذ ایک بار پھر گرم ہو جائے گا. تو پاکستان کا معاملہ اب یہی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو ٹرمپ کی پالیسیز ہیں اس ٹرمپ کی پالیسیز نے پاکستان کو ضرور افیکٹ کرنا ہے، اور وہ اس لیے بھی افیکٹ کرنا ہے کہ ٹرمپ وہ پوری کی پوری پالیسیز جو امریکہ کی اتنے عرصے سے چلی آ رہی ہیں اس کو ریوائز کرنے کے موڈ میں ہے. مثلا کینیڈا کے بارے میں جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کینیڈا کو نیکس کرو گے تو تم کیا کرو گے؟ تم وہ اپنا وہ اس کو ان کو وار کرو گے، اپنی اس کو ٹینک لے کے جاؤ گے، جہاز؟ پتہ نہیں، اکنامک وار. ہم 200 ارب ڈالر جو ہے ان کے سیکورٹی پہ خرچ کرتے ہیں وہ بند کر دیں گے. ہم ان کے بے شمار جو ہیں ان کو کنسیشن دیتے ہیں ٹریڈ کے اندر، ہم اس کو ختم کر دیں گے. تو خود بخود ہمارے ساتھ مل جائے گا. تو ٹرمپ نئے طور پر اپنا اکنامک کارڈ جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ان کے جو تقریب ہے اس تقریب میں خود پریزیڈنٹ جی کو اس نے انوائٹ کیا ہے، اور پریزیڈنٹ جی کو وہاں انوائٹ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ کنٹینمنٹ آف چائنا کی بھی پالیسی اس طرح کی نہیں رکھنا چاہتا. یہ تشویش جو ہے انڈیا کو بھی ہے، کیونکہ پچھلے دنوں انڈیا پر جو بارش ہو رہی تھی، جو مختلف قسم کی نیوکلیر ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو پلانٹس بنوا کر دیے جا رہے تھے پاور کے، اس سارے اس لیے تھے کہ انڈیا کو تیار کیا جاتا کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے. اب جب کنٹینمنٹ آف چائنا نہ رہی تو کیا کریں گے؟ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہمارا وجود، ہمارا سیکورٹی پلیس جو ہے وہ کیا ڈیمانڈ کرے گی. یہ ٹرمپ کے آنے کے 1-2 دن کے اندر آپ کو پتہ چل جائے گا. کچھ لوگوں کو اس کا ابھی سے پتہ چل بھی رہا ہے کہ بدلی میری سرکار نظر آتی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.